हेलो एवरीवन, वी आर डूइंग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर का बेसिक हमने पिछली वीडियो में किया था, जिसमें हमने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, व्हाई ही चूज पी प्लांट, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सब देखा था। अब इससे आगे हम आज पढ़ेंगे। तो वी स्टार्ट incomplete dominance. So what is incomplete dominance? When F1 generation have a phenotype that did not resemble either of the two parents and was in between the two. F1 जनरेशन में ऐसा फिनोटाइप मिलना जो कि किसी भी पेरेंट्स से रिजेंबल ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसका एग्जांपल है डॉग फ्लावर, और इसका साइंटिफिक नेम है स्नैपड्रैगन। यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, ये है स्नैपड्रैगन साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम के कुछ रूल्स हैं जो हमने क्लास 11th में भी पढ़े थे। हमें स्नैपड्रैगन में जो दो वर्ड हैं, स्नैप एंड ड्रैगन, इन दोनों को अलग अलग लिखना है। पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, सेकंड वर्ड का पहला लेटर स्मॉल होगा। दोनों को अंडरलाइन अलग अलग किया जाएगा। इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन ट्री ब्रीडिंग रेड फ्लावर एंड ट्री ब्रीडिंग वाइट फ्लावर। ये हमने एग्जाम्पल में हमने डॉग फ्लावर लिया, इसमें हमने क्रॉस करवाया एक ट्री जो कि रेड फ्लावर देता है और एक ट्री जो कि वाइट फ्लावर देता है। अब हमने इनको क्रॉस करवाया। व्हेन F1 was self pollinated the F2 results in the following ratio। हमने क्या किया? हमने इसका पहले इनको इसमें क्रॉस करवाया। सबसे पहले हमने पेरेंट्स लिए। पेरेंट्स क्या थे? प्योर रेड एंड प्योर वाइट। उसके बाद हमने इसके गैमेट्स लिए। हमने दोनों पेरेंट्स से गैमेट लिए, तो यहाँ से आया आर और यहाँ से आया स्मॉल आर। इन दोनों में हमने क्रॉस पॉलिनेशन कराया, तो हमें मिला कैपिटल आर एंड स्मॉल आर F1 जनरेशन में। अब जो पेरेंट्स थे, एक पेरेंट्स तो था प्योर रेड और दूसरा पेरेंट था प्योर वाइट, बट हमें F1 जनरेशन में जो मिलता है वो है पिंक फ्लावर मिलता है। हमें ना वाइट मिलता है ना रेड मिलता है, हमें पिंक फ्लावर मिलता है। फिर हमें पिंक फ्लावर मिला जिसका जीनोटाइप है कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको हमने सेल्फ पॉलिनेट कराया। सेल्फ पॉलिनेट कराने के बाद हमें क्या मिला? फिनोटाइप हमें मिलता है, फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो मिलता है 1:2:1। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने क्रॉस कराया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ हमें मिला RR यानी कि रेड फ्लावर। यहाँ हमें मिला कैपिटल आर स्मॉल आर यानी कि पिंक फ्लावर। यहाँ हमें मिला कैपिटल आर स्मॉल आर यानी कि पिंक फ्लावर। एट लास्ट हमें मिला स्मॉल आर एंड स्मॉल दैट इज वाइट फ्लावर। सो हमने इसमें देखा कि हमने क्रॉस तो कराया रेड एंड वाइट फ्लावर को, बट हमें F1 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो मिला वो पिंक फ्लावर का मिला, जो कि रेड और वाइट से बिल्कुल डिफरेंट था, वो उनके बीच में लाई करता था। What is co-dominance? In co-dominance, F1 generation resemble both parents। अब हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखा था कि F1 जनरेशन में जो हमें फिनोटाइप मिलता है वो दोनों में से किसी भी पेरेंट्स के साथ रिसेंबल नहीं करता है, बट को डोमिनेंस में हमें F1 जनरेशन में जो फिनोटाइप मिलता है वो दोनों पेरेंट्स को रिसेंबल करता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या दिया है? ABO ब्लड ग्रुपिंग। ABO ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई। जो हमारे ABO ब्लड ग्रुप होते हैं, आपने सुना भी होगा कि कोई बोलता है कि मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, कोई B पॉजिटिव, कोई O, कोई AB पॉजिटिव बोलता है, तो उसी के बारे में उन्हीं का एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे। तो जो ये ब्लड ग्रुप होते हैं ये कंट्रोल किए जाते हैं आई जीन से। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द RBC हैज शुगर पॉलीमर दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस एंड अ काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। द जीन आई हैज 3 एलील्स, IA, IB एंड स्मॉल आई। तो जीन आई होता है, उसके 3 एलील्स होते हैं, IA, IB एंड I। एलील I, A एंड IB प्रोड्यूस अ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम शुगर। अब जो IA एंड IB एलील है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप की शुगर प्रोड्यूस करते हैं, वेयर एज I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। Humans are diploid, each person possesses any 2 of the 3 I gene alleles। हर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं डिप्लॉइड है, तो सबको पता है कि डिप्लॉइड होता है, और हर पर्सन 2 टाइप के एलील्स को पजेस करता है। या तो IA IB होगा, या फिर वो IA I होगा, या फिर वो IA IA होगा, या फिर IB IB होगा। हम आगे देखते हैं। IA एंड IB आर कम्प्लीटली डोमिनेट ओवर I। जो IA एंड IB एलील्स हैं ये है डोमिनेट टाइप के एलील्स, और जो ये स्मॉल I है ये है रिसेसिव टाइप का। अब यहाँ देखो, एलील फ्रॉम पेरेंट्स 1, एलील फ्रॉम पेरेंट्स 2। अब हम देखेंगे कि पेरेंट्स में से कैसे एलील आएंगे और वो बच्चे में कैसा जीनोटाइप हमें दिखने को मिलेगा और उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो जैसे हमने देखा एलील फ्रॉम पेरेंट A, एलील फ्रॉम पेरेंट B, जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, ब्लड टाइप। अगर फर्स्ट पेरेंट से IA एलील आता है और सेकंड पेरेंट से भी IA एलील आता है, तो जीनोटाइप क्या होगा ऑफस्प्रिंग का? IA IA। ये किस टाइप का ब्लड ग्रुप है? A। तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? A। सेम अगर हम यहाँ देखें, पेरेंट्स फर्स्ट जो पेरेंट 1 था उससे आया IA और पेरेंट 2 से आया स्मॉल I, तो इसका जीनोटाइप क्या हुआ ऑफस्प्रिंग का? IA एंड स्मॉल I। तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका ब्लड टाइप क्या होगा? वो होगा A। तो सेम यहाँ नीचे और भी दिए गए हैं IB 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 I, IA IB IB IA एंड स्मॉल I। तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका जीनोटाइप क्या होगा और उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? नाउ
वट इज़ मल्टीपल एलील? मल्टीपल एलील क्या होता है? व्हेन देयर आर मोर देन 2 एलील्स गवर्निंग द सेम कैरेक्टर्स। जब 2 से ज़्यादा एलील्स एक कैरेक्टर को गवर्न करते हैं तो उसे बोलते हैं मल्टीपल एलील। नाउ हमने जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस थे उनमें हमने पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ लिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ लिया था, और थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अब देखते हैं ये लॉ क्या कहता है। दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, the segregation of one pair of characters is independent of the other pair of characters। तो ये लॉ कहता है जब 2 पेयर्स ऑफ ट्रेड एक हाइब्रिड में कंबाइंड होते हैं, सेग्रेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट, तो जो एक पेयर ऑफ कैरेक्टर्स का सेग्रेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। नाउ अंदर टॉपिक इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उससे पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे कि वाई मेंडल्स वर्क वाज अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। जो मेंडल का काम था उसको ज़्यादा पहचान या फिर हम कह सकते हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी गई 1900 तक। तो इसके कुछ रीजंस हैं। कम्युनिकेशन वाज नॉट ईजी इन दोज डेज एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश्ड। जो उस समय कम्युनिकेशन सिस्टम था वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था और ना ही उतना डेवलप था, तो उसका वर्क ज़्यादा पब्लिश नहीं हो पाया। सेकेंड है हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन वॉज एज अ स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट that controlled the expression of traits, and the pair of the alleles which did not blend with each other was not accepted by his contemporaries as an explanation for the apparently continuous variation seen in nature। जैसे कि मेंडल ने कहा था, मेंडल ने जीन को क्या कहा था, फैक्टर्स के नाम से इंट्रोड्यूस कराया था उसने जीन को। तो उसका जो कॉन्सेप्ट था जीन को एक स्टेबल यूनिट कहा था उसने, एक स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट जो कि हमारे एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है। एंड द पेयर ऑफ द एलील्स विच डू नॉट ब्लेंड इच अदर, एंड जो एलील्स जो कि एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं करते, मिक्स नहीं करते एक दूसरे के साथ, उनके कंटेम्प्रेरीज ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया एज अ एक्सप्लेनेशन फॉर द अपेरेंटली कॉन्टिन्यूस वेरिएशन इन नेचर। उन्होंने उसे इस बात के एक्सप्लेनेशन के लिए एक्सेप्ट नहीं किया कि जो नेचर में जो कॉन्टिन्यूस चेंज आ रहा है, जो नेचर में कॉन्टिन्यूस चेंज आ रहा है उसका कारण ये है। इसका कारण कौन है? जीन्स है या फैक्टर्स है। उन्होंने ये नहीं माना, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। थर्ड पॉइंट था मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिना वाज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेड टू मैनी ऑफ हिज बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। तो मेंडल ने जो अप्रोच किया था, क्या अप्रोच किया था उसने मैथमेटिक्स यूज़ की थी एक बायोलॉजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए, उसने मैथमेटिक्स यूज़ की थी। तो उसका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था और उसके जो बहुत सारे उस टाइम के जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। फोर्थ पॉइंट ये था ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स। उसने ये तो कह दिया था कि जो कुछ ऐसी चीज़ें जो स्टेबल यूनिट है, डिस्क्रीट यूनिट है, वो फैक्टर है, एलीजीन है, उसने ये कह दिया था कि वो फैक्टर्स है, बट उसने कोई ऐसा फिजिकल प्रूफ नहीं दिया था उस चीज़ का कि फैक्टर्स क्या है, कैसे दिखते हैं। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया था, उसने सिर्फ बोल दिया कि ये फैक्टर्स है, फैक्टर्स की वजह से ये हो रहा है, बट कोई प्रूफ नहीं था उसके पास कि वो दिखते कैसे या फिर होता कैसे है। 3 साइंटिस्ट इन 1900, डी व्राइस, कोरेंस, वॉन टेस्टमार्क, डिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट ऑन अ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। जो अब हमने बात की थी, हमने पीछे बात की कि उसका वर्क क्यों रिकॉग्नाइज नहीं हुआ 1900 तक, तो उसका वर्क कैसे रिकॉग्नाइज हुआ? उसका वर्क रिकॉग्नाइज किया 3 साइंटिस्ट ने 1900 में। वो 3 साइंटिस्ट कौन थे? डी व्राइस, कोरेंस एंड वॉन टेस्टमार्क। इन साइंटिस्ट ने उसका वर्क रीडिस्कवर किया था। Due to advancement in microscopy, scientists carefully observed cell division. This led to the discovery of structure in the nucleus that appeared in double and divide just before each cell division. They were called chromosome. तो उसके बाद 1900 के उस टाइम तक माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट आ गई थी और जो साइंटिस्ट थे वो केयरफुली हर चीज़ ऑब्जर्व करने लग गए थे। उन्होंने सेल डिवीजन को अच्छे से ऑब्जर्व किया, तो इससे एक डिस्कवरी हुई। उन्होंने न्यूक्लियस में स्ट्रक्चर देखा, वो स्ट्रक्चर क्या था? क्रोमोसोम। ये स्ट्रक्चर कब दिख रहा था? सेल डिवीजन के टाइम पे ये स्ट्रक्चर दिख रहा था। Movement of chromosome. By 1902, the chromosome movement during meiosis had been worked out. अब क्रोमोसोम का मूवमेंट कब डिस्कवर हुआ? क्रोमोसोम का मूवमेंट 1902 में डिस्कवर हुआ। कब डिस्कवर हुआ? ड्यूरिंग मेयोसिस। मेयोसिस के टाइम पे उस क्रोमोसोम का मूवमेंट डिस्कवर हुआ है। Walter Sutton and Theodore Boveri noted that the behavior of genes is parallel to the behavior of chromosome. अब 2 साइंटिस्ट थे जो वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी, उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि जो जीन्स का बिहेवियर है वो किसके बिहेवियर की तरह है? वो सेम टू सेम क्रोमोसोम के बिहेवियर्स की तरह है। तो क्रोमोसोम मूवमेंट इज यूज टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। तो यहाँ से मेंडल्स लॉ एक्सप्लेन हुआ। तो मेंडल्स लॉ एक्सप्लेन कैसे हुआ? क्रोमोसोम्स के मूवमेंट। नोट: chromosomes as well as gene occur in pair. 2 alleles of a gene pair
are located on homologous sites on homologous chromosome. Homologous sites and homologous chromosome आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, जब हमारे पास मेयोटिक एंड माइटोसिस नाम का एक चैप्टर है, सेल डिवीजन करके एक चैप्टर है, तो उस चैप्टर में हमने मेयोसिस में सेल डिवीजन कैसे होता है, उसके स्टेप्स क्या है, और वैसे माइटोसिस में क्या सेल डिवीजन है, तो कैसे उसके स्टेप्स है वो पढ़े थे। उसी के बीच हमने पढ़ा था होमोलोगस साइट्स एंड होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। नाउ difference between chromosome and gene. The first difference is occur in pair. It is not difference, it is a similarity that both occur in pair. Second, segregate at the time of gamete formation such that only one of each pair is transmitted to gamete. Segregate at gamete formation and only one of each pair is transmitted to gamete. Third, independent pairs segregate independently of each other. One pair segregate independently of another pair. सो नाउ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या होता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि जीन्स को कौन कैरी करता है? जीन्स को कैरी करता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर लगे होते हैं जीन्स। तो Sutton and Boveri argued that the pairing and separation of a pair of chromosomes would lead to the segregation of pair of factors they carried. तो Sutton and Boveri भी यही कहते हैं कि अगर हम किसी क्रोमोसोम के पेयर को सेपरेट या सेग्रेट करेंगे, मतलब सेपरेट या उसकी पेयरिंग करेंगे, तो उस क्रोमोसोम पे जो जीन होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड कॉल्ड इट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो सटन क्या करता है कि क्रोमोसोमल सेग्रेशन का जितना भी नॉलेज होता है, जितना भी उसके बारे में जितनी भी जानकारी होती है, उसको जोड़ देता है। किसके साथ जोड़ देता है? मेंडेलियन प्रिंसिपल के साथ जोड़ देता है। और इन दोनों को जोड़ के जो नई चीज़ बनती है वो उसे क्या बोलता है? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बोलता है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ थॉमस हंट मॉर्गन। अब एक क्रोमोसोमल थ्योरी थॉमस हंट मॉर्गन ने भी दी है। अब पढ़ते हैं कि उसने क्या कहा। उसने ही वर्कड विद फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। वो किस पे काम करता है? इसको मतलब क्रोमोसोमल थ्योरी को प्रूव करने के लिए किस पे काम करता है? वो करता है फ्रूट फ्लाई पे काम। वो फ्रूट फ्लाई पे काम करता है। फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। याद रखना कि साइंटिफिक नेम के कुछ रूल्स होते हैं, हमने इससे पहले भी बात की थी उसकी। नाउ अब क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे हमने कहा था कि मेंडेलियन ने अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट को चूज़ किया, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जो थॉमस हंट मॉर्गन है उसने अपने एक्सपेरिमेंट में फ्रूट फ्लाई ही क्यों ली? वो कोई और इंसेक्ट भी ले सकता था। तो इसका रीज़न ये है, तो उसके फ्रूट फ्लाई चूज़ करने के जो रीज़न है वो फर्स्ट रीज़न ये है, दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन अ लैब। इनको हम जो फ्रूट फ्लाई है इनको हम लैब में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड है, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 वीक्स। वो अपनी लाइफ साइकिल को, सॉरी यहाँ पे लाइफ स्टाइल नहीं लाइफ साइकिल होना था, वो अपनी लाइफ साइकिल को 2 वीक्स में कंप्लीट कर लेते हैं। थर्ड रीजन फॉर चूजिंग फ्रूट फ्लाई इज सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्लाइज। सिंगल मेटिंग से ही हम लार्ज नंबर की फ्रूट फ्लाइज प्रोड्यूस कर सकते हैं। फोर्थ रीजन, देयर इज क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस, यानी कि हम ईजिली मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट वन रीजन इज हेरिडिटी वेरिएशन कैन बी ईजिली सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप। इसमें जितने भी चेंजेस, हेरिडिटी चेंजेस होंगे, वेरिएशन होगा, उसको हम ईजिली लो पावर माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं।